गुड मॉर्निंग बेटा। आज का टॉपिक है अपना सॉल्यूशन। आज हम लोग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। जिससे आप लोगों को पता है बेटा सॉल्यूशन क्या होता है। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। तो बात यहाँ पर यह समझना है बेटा, सॉल्यूट किसे कहते हैं और सॉल्वेंट किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू होता है बेटा सोल्यूशन। जो स्मॉल अमाउंट में होता है उसे सोल्यूट कहते हैं, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। तो यहाँ पर लिख दो बेटा प्रेजेंट, प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट। यहाँ पर लिख दो बेटा प्रेजेंट, प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट। तो जो स्मॉल अमाउंट में होगा उसे सोल्यूट बोलेंगे, जो लार्ज अमाउंट में होगा उसे सॉल्वेंट बोलेंगे, और दोनों मिल करके क्या बनाएगा, सोल्यूशन बनाएगा। तो इस सोल्यूशन चैप्टर में अपने को क्या क्या पढ़ना है उसको एक बार हम डिस्कस कर देते हैं, तो उसके बाद एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है बेटा देखते हैं। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट के बारे में। जिससे आपको पता है मोल कंसेप्ट के बारे में क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। लेकिन यहाँ पर इतना बताया जाएगा कि मोल कैसे निकाला जाता है, मोल कैसे निकाला जाता है। तो फर्स्ट टॉपिक है इसमें बेटा मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट। सेकेंड टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे बेटा कंसंट्रेशन टर्म। जो सोल्यूशन बना है उस सोल्यूशन को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट यूज करेंगे। जैसे हम आपको पता है कि जैसे अगर मान लो कोई डिस्टेंस मेजर करनी है तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर ये सब यूज करते हैं। लिक्विड यूज करना है तो मिलीलीटर, लीटर। इसी तरह सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए भी कुछ यूनिट यूज करेंगे। जैसे आपको पता होगा नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोलेलिटी, W/W, उसके बाद वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ग्राम पर लीटर। ये सब क्या है, सोल्यूशन के मेजर करने की यूनिट है। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन टर्म। तीसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे बेटा यहाँ पर हेनरी, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या है बेटा, जिसे कोई जिसे लिक्विड है उस लिक्विड में गैस डिजॉल्व हो रही है, किस रेशियो में डिजॉल्व हो रही है। कुछ गैस हैं ज्यादा डिजॉल्व होती है वाटर में, कुछ गैसेस हैं कम डिजॉल्व होती हैं। तो इसी चीज को समझाया गया है किसके अकॉर्डिंग, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग। तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर पढ़ेंगे बेटा राउल्स लॉ, राउल्स लॉ। राउल्स लॉ में बेटा क्या है, इसमें जो सोल्यूशन बनाया जाएगा उसमें दोनों सोल्यूट वाला पार्ट भी लिक्विड होगा, सॉल्वेंट वाला भी पार्ट लिक्विड होगा। उससे जो सोल्यूशन मिलेगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या था, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पांचवें नंबर पर आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। किसे आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, किसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, जो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा उसे क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। और जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे।
इसके बाद पढ़ेंगे बेटा हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बाद पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर का जो सबसे मेजर पोर्शन है वो यहीं से आता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेटा जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता हो, सॉल्यूट के नेचर पर, उसके साइज पर, उसके शेप पर नहीं डिपेंड करता है, केवल सॉल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर जो डिपेंड करे उसे हम क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेटा यहां पर कितनी है? 4 हैं, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है बेटा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड नंबर पे है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को बेटा पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को पी ए नॉट माइनस पी एस अपान पी ए नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरे नंबर पे है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब सोल्यूशन बनता है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर इसमें हम सोल्यूट मिलाते हैं तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है, उसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लास्ट में पढ़ेंगे बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे आपको पता है कि वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है। लेकिन अगर हम सोल्यूशन बना देंगे इसमें, मतलब सॉल्वेंट में सोल्यूट मिलाएंगे तो बनेगा सोल्यूशन, तो जो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो 0 नहीं होगा, 0 से कम होगा। 0 से क्या होगा? कम होगा, -1 -2। तो ये जो 0 से जो कम जा रहा है ना, वो डिप्रेशन हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 8 नंबर पर वांट हाफ फैक्टर। वांट हाफ फैक्टर को स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको बेटा डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। वांट हाफ फैक्टर को स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। वांट हाफ फैक्टर में ही पढ़ेंगे बेटा एसोसिएशन क्या होता है, डिसोसिएशन क्या होता है, इसी में पढ़ेंगे बेटा। एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल एंड डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का एसोसिएशन पढ़ेंगे और मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन पढ़ेंगे, और इसी में पढ़ेंगे वांट हाफ फैक्टर। तो सॉल्यूशन चैप्टर में इतने टॉपिक अपने को पढ़ने हैं। अभी एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे बेटा, क्योंकि क्लास 11th में पढ़ा चुके हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। तो इसमें मोल कैसे निकाला जाता है, मोल क्या होता है, उसका नंबर क्या होता है, बस इतना आपको बताया जाएगा। नोट कर लीजिए।
मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में बेटा सबसे पहले हम समझते हैं मोल क्या होता है या वन मोल की वैल्यू क्या होती है। तो ध्यान से देखो बेटा, वन मोल, वन मोल स्पीसीज, वन मोल कोई भी स्पीसीज हो बेटा, उसका नंबर होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 स्पीसीज। वन मोल कोई भी स्पीसीज हो, उसका नंबर कितना होगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 स्पीसीज। और ये जो स्पीसीज है बेटा, ये स्पीसीज क्या क्या हो सकती है? ये स्पीसीज एटम हो सकती है, ये स्पीसीज मॉलिक्यूल हो सकती है, ये स्पीसीज आयंस हो सकती है, ये स्पीसीज इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, ये स्पीसीज प्रोटॉन्स हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है। मतलब यहां पर जैसे हम बोले बेटा वन मोल एटम, तो क्या हो जाएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम। जैसे हम बोले वन मोल मॉलिक्यूल, तो क्या हो जाएगा 6.023, मतलब वन मोल जो भी होगा उसकी वैल्यू दिस होगी। और स्पीसीज में यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वन मोल एटम हो सकता है, वन मोल मॉलिक्यूल हो सकता है, वन मोल आयन हो सकता है। ये बहुत लार्ज नंबर है बेटा। जिस तरह वन डजन इजकल टू क्या होता है 12, तो वन डजन आप कुछ भी ले सकते हो, वन डजन पेन मतलब 12 पेन। उसी तरह वन मोल इजकल टू, वन मोल का नंबर इतना है 6.023 इंटू 10 पावर 23। और इस नंबर को किसने दिया था बेटा? इस नंबर को दिया था आवोगैड्रो ने, इसीलिए इसको बोलते हैं आवोगैड्रो नंबर। इसको आवोगैड्रो ने दिया था, इसलिए इसको बोलते हैं आवोगैड्रो नंबर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन और कैपिटल ए से, आवोगैड्रो नंबर को। जैसे आप हम लिख सकते हैं वन मोल एटम्स इजिकल टू क्या हो जाएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। यहाँ पर एटम लिख दिया गया तो यहाँ पर एटम होगा, क्योंकि वन मोल की वैल्यू फिक्स है बेटा, इतना होता है। इसी तरह वन मोल मॉलिक्यूल, वन मोल मॉलिक्यूल इजकल टू क्या हो जाएगा बेटा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स। उसी तरह मोल वन मोल आयन, वन मोल आयन इजकल टू क्या हो जाएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 आयन्स। आप समझ गए होंगे, इसी तरह हम बहुत सारे लिख सकते हैं। यहां तक कोई समस्या? ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं कि मोल कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लो मास दिया गया है, किसी भी सब्सटेंस का मास दिया गया है और अपने को मोल बताना है, तो कैसे निकाला जाएगा मोल? यहां पर लिखो बेटा, इफ मास ऑफ substance is given, if mass of substance is given, then find number of moles of substance। सब्सटेंस का मोल बताना है बेटा, तो उसका फार्मूला होता है मोल, मोल को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल इजकल टू हो जाएगा गिवन, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, लिंक किसमें होना चाहिए बेटा इन ग्राम, इन ग्राम, अपान हो जाएगा
मोलर मास, मोलर मास मतलब जो मास दिया गया हो उसको मोलर मास से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा बेटा। अच्छा, मोलर मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोलर मास, मोलर मास बेटा एटम के लिए क्या कहेंगे इसको, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। और मॉलिक्यूल के लिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास बोलो या इसको मॉलिक्यूलर वेट बोलो। इसका मतलब मोलर, मोलर मास के स्थान पर अगर एटम होगा तो एटॉमिक मास लिखेंगे, अगर मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे। कोई डाउट यहाँ पर? तो इसका हम सिंपल फार्मूला बता देते हैं, मोल, मोल इजकल टू W ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, इन ग्राम अपॉन मोल मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूल आएगा तो मॉलिक्यूलर वेट, अगर एटॉमिक एटम आएगा तो एटॉमिक वेट। ये आपका पहला फार्मूला हो गया। एक एग्जांपल देखते हैं बेटा यहाँ पर, एग्जांपल जैसे मान लो किसी सब्सटेंस का मास दिया गया है, अपने से मोल पूछ रहा है, तो कैसे मोल निकालेंगे देखते हैं। कैलकुलेट, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स present in, present in 46, 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम दिया गया, आपसे पूछ रहा मोल बताओ। अभी फार्मूला हम लोग सीखे हैं मोल का, वेट दिया गया बेटा यहां पर, तो मोल क्या हो जाएगा, मोल इजकल टू W बाई एटम दिया गया तो यहां पर क्या लिख देंगे, एटॉमिक, एटॉमिक वेट। और ये हमेशा किस में लिखा जाता है बेटा, ग्राम में, ये हमेशा किस में लिखा जाता है, ग्राम में। तो मास कितना दिया है 46, यहाँ पर लिख दो बेटा 46 अपान सोडियम का एटॉमिक मास, जिसको नहीं पता हो तो यहाँ पर देखें, सोडियम का एटॉमिक मास होता है बेटा 23। ये आपको याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया रहता है, लेकिन आप 20 तक याद कर लो तो ज्यादा सही है। यहाँ हो जाएगा 23 और ये आ जाएगा बेटा 2 मोल, ये आ जाएगा 2 मोल। तो इस तरह हम लोग मोल निकालते हैं, अगर मास दिया गया होगा तो उसको एटॉमिक वेट, अगर मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे, मोल आ जाएगा। लेकिन ध्यान दिए रखना, वेट हमेशा ग्राम में रखा जाएगा, अगर आप किलोग्राम में या मिलीग्राम में रख दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बस इतना आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि मास जो होगा, जो सब्सटेंस का वेट होगा वो किस में लिया जाएगा, हमेशा ग्राम में लिया जाएगा। और नीचे क्या होगा, एटॉमिक वेट, अगर एटम है, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट। इस तरह मोल हम लोग निकाल लेंगे। ये तो पहला तरीका है मोल निकालने का। एक दूसरा तरीका देखते हैं, जब सब्सटेंस का नंबर दिया गया हो, पार्टिकल, जब सब्सटेंस का नंबर ऑफ पार्टिकल दिया गया हो, तब हम लोग मोल कैसे निकालते हैं, इतना नोट कर लो बेटा। दूसरा कंसेप्ट है, इफ नंबर ऑफ particles of substance is given, then find, then find number of mole, then find number of mole।
ऑफ सब्सटेंस। इसका फार्मूला क्या होगा बेटा? मोल इजकल टू नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस अपॉन अवोगैड्रो नंबर। यहां पर लिख दो बेटा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस अपॉन अवोगैड्रो नंबर। अवोगैड्रो नंबर मतलब 6.023 इंटू 10⁻23। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? अवोगैड्रो नंबर। तो ये दूसरा तरीका है मोल निकालने का। सेकेंड फार्मूला हो गया मोल निकालने का। सेकेंड फार्मूला, जब नंबर ऑफ पार्टिकल दिया गया हो तो अवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। एक क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। कैलकुलेट कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स present in 12.044 इंटू 10⁻22 CO2 मॉलिक्यूल। CO2 के मॉलिक्यूल दिए गए हैं और अपने को नंबर ऑफ मोल्स बताना है। तो देखो ध्यान से बेटा, मोल मोल इक्वल टू क्या होता है? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल हैं 12.044 इंटू 10⁻20। अवोगैड्रो नंबर कितना होता है? अवोगैड्रो नंबर होता है 6.022। देखो बेटा 23 लिखो या 22 लिखो, क्योंकि 10⁻23 के आगे ये वैल्यू बहुत छोटी है, इसलिए आप इसको 22 लिख सकते हो, मतलब 22 लिख सकते हो इंटू 10⁻23। ये इसका कितना टाइम है? 2 टाइम है। और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पर, ये 1 बचेगा ऊपर जाएगा, या ऐसे ही लिख दो 2/10 मतलब 0.2 मोल। 0.2 मोल आप इस तरह लगा दोगे। तो जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल दिया गया हो सब्सटेंस का, तो उसको क्या करेंगे? अवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। सबसे आसान तरीका है। एक और तरीका बेटा मोल निकालने का, जब किसी गैस का वैल्यूम दिया गया हो, जब किसी गैस का वैल्यूम दिया गया हो, वो भी किस पर होना चाहिए? एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। क्योंकि आपको पता होगा, आप गैसियस स्टेट पढ़े होंगे क्लास 11th में, एक मोल कोई भी गैस हो, एसटीपी पर उसका वैल्यू हमेशा होता है 22.4 लीटर। ये कहां से निकाला जाता है? एक इक्वेशन यूज होती है पीवी इक्वल टू एनआरटी। पीवी इक्वल टू एनआरटी से स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जब एक मोल आप गैस का वैल्यू निकालोगे तो कितना आता है? 22.4 लीटर। मतलब ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू है, चेंज नहीं होगी। तो देखो ध्यान से बेटा, तीसरा तरीका है, इफ 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 वैल्यूम of gas is given at STP, then find number of moles of that gas। तो इसका तरीका है निकालने का, मोल स्मॉल n इक्वल टू गिवन वैल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन
22.4 लीटर, ये फार्मूला है बेटा। लेकिन यहां पर ध्यान दिए रखना बेटा, यहां पर लिख लो ये ये केवल गैस के लिए अप्लाई होता है, लिक्विड और सॉलिड के लिए फार्मूला अप्लाई नहीं होता है। तो यहां पर लिख लो बेटा ओनली फॉर गैसेस, ये फार्मूला केवल गैस के लिए अप्लाई होगा, लिक्विड और सॉलिड के लिए अप्लाई नहीं होगा। तो ध्यान दे रखना, कभी कभी वैल्यू दिया रहता है तो लिक्विड का यहाँ पर रख देते हैं लोग, तो समझ रहे हो ना, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ पर केवल किसका वैल्यू होना चाहिए, गैस का वैल्यू, तो भी ये फार्मूला अप्लाई की जाएगा, नहीं तो अप्लाई नहीं होगा। कोई समस्या? एक इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कैलकुलेट कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स present in 44.8 लीटर ऑफ CO2 गैस एट STP। अपने को बताना है नंबर ऑफ मोल्स कितना लीटर है, 44.8 लीटर CO2 गैस है, किस पर है बेटा, STP पर। तो हम लोग यह फार्मूला अपना अप्लाई कर सकते हैं। जब गैस का वैल्यूम STP पर होगा तभी हम अप्लाई कर सकते हैं फार्मूला, नहीं तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कोई डाउट यहां पर? ठीक, तो यहां हो जाएगा मोल इक्वल टू गिवन वैल्यूम किसमें है, लीटर में है, यहां पर क्या हो जाएगा 44.8 लीटर, 44.8 लीटर डिवाइड कर दो किससे बेटा, 22.4 लीटर से, तो यहां पर आ जाएगा 2 टाइम्स आएगा, यहां आ जाएगा 2 मोल्स। तो इस तरह गैस का वैल्यूम जब दिया गया होगा, गैस का वैल्यूम जब दिया गया होगा किस पर, STP पर, तो उसको डिवाइड कर देना 22.4 लीटर से। कोई समस्या यहां पर? तो 3 फार्मूला हमने आपको बता दिया। बाकी मोल के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी क्लास 11th में कराया जाता है, बस यहां पर हम इतना डिस्कस कर दिए हैं जो सोल्यूशन के क्वेश्चन लगाते समय कोई प्रॉब्लम ना आए। कोई डाउट इसमें? ओके, नोट कर लो इसको बेटा। अब हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म, जैसे हमने आपको बताया था कि जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन कितना डाइल्यूट है, कितना कंसंट्रेट है, उसको मेजर करने के लिए कुछ यूनिट हम लोग यूज करेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन टर्म। जिसे क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन टर्म। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे फर्स्ट मास परसेंटेज, या और क्या लिख सकते हैं इसको, परसेंटेज बाई मास, या इसी को हम लिख सकते हैं W/W, W/W, ये अपने को पढ़ना है। तो मास परसेंटेज या परसेंटेज बाई मास क्या होता है समझते हैं। इसका मतलब यहां पर सल्यूट भी मास, मतलब सल्यूट का भी वेट लिया गया है और सोल्यूशन का भी वेट लिया गया है, मतलब दोनों क्या है, वेट में प्रेजेंट है। तो यहां पर डिफाइन करो बेटा, द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व पर 100 ग्राम ऑफ
solution is known as mass percentage. कोई दिक्कत बेटा यहाँ पर? मतलब मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, मतलब सोल्यूट का कितना ग्राम 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में डिसॉल्व है, उसी को क्या बोलते हैं? मास परसेंटेज। मतलब 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में सोल्यूट कितना ग्राम प्रेजेंट है, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, उसी को हम बोलते हैं मास परसेंटेज या परसेंटेज बाय मास। जैसे समझते हैं एग्जांपल के थ्रू, जैसे यहां पर लिखा है 10% बाय मास, 10% बाय मास ऑफ यूरिया, 10% बाय मास ऑफ यूरिया सॉल्यूशन मींस, इसका मतलब क्या समझते हो बेटा? 10% बाय मास ऑफ यूरिया सॉल्यूशन मींस इसका मतलब आपको क्या समझ में आता है? इसका मतलब यह है कि 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में 10 ग्राम क्या प्रेजेंट है? यूरिया प्रेजेंट है। मतलब 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में 10 ग्राम क्या प्रेजेंट है? यूरिया प्रेजेंट है। तो यहां पर लिख लो बेटा 10 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। कोई दिक्कत है यहां पर? तो जब भी परसेंटेज बाय मास दिया गया होगा, इसका मतलब 100 ग्राम में जितना परसेंट दिया गया होगा उतना परसेंट क्या प्रेजेंट होगा? यूरिया प्रेजेंट होगा। इसका फॉर्मूला देखते हैं, मास परसेंटेज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा बेटा? 100। फर्स्ट कंसंट्रेशन मेजर करने की यूनिट ये है। इसके बाद हम लोग सेकेंड पढ़ेंगे, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियंस, जिसे हम ppm बोलेंगे। ये कंसंट्रेशन की यूनिट कब यूज करते हैं? जब सॉल्यूट बहुत ही कम हो और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हो। जिसे 10 की पावर 6 नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्वेंट के हैं, तो उसमें एक पार्टिकल सॉल्यूट का है। मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए, मतलब सॉल्यूट बहुत कम हो और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हो। इसके थ्रू जो सोल्यूशन बना है उसके सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हम पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन सा टर्म कहां पर यूज करते हैं। तो बताओ पार्ट्स पर मिलियन कब यूज करते हैं? जब सोल्यूट के नंबर बहुत कम हो और सॉल्वेंट के नंबर बहुत ज्यादा हो, तब उस सोल्यूशन को मेजर करने के लिए हम लोग पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं। कोई डाउट यहां पर? इसकी डिफिनीशन लिख लो बेटा। इफ इन अ सॉल्यूशन solute present in trace amount, मतलब इन वेरी स्मॉल अमाउंट, देन concentration of solution is expressed in ppm। मतलब सोल्यूट का जो नंबर है, सोल्यूशन में जो सोल्यूट का नंबर है वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। ट्रेस अमाउंट मतलब बहुत कम, वेरी स्मॉल अमाउंट। तब हम सोल्यूशन को किस में एक्सप्रेस करेंगे? ppm में।
अच्छा, इसको एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं, इसको एक तरह से और भी डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम dissolved in 1 मिलियन मतलब 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन इन ppm। इसका एक फार्मूला होता है बेटा, ppm इजिकल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 10 की पावर 6। इस फार्मूले से हम जो दिया होगा क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। तो पीपीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम इंटू 10 की पावर 6। कोई डाउट बेटा यहां पर? ठीक है, नोट कर लो इसको बेटा। पीपीएम का ही एक एग्जांपल देखते हैं बेटा, पीपीएम का ही जो पार्ट्स पर मिलियन हम लोग पढ़ चुके हैं उसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे एयर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ एयर पोल्यूशन पीपीएम का एक एग्जांपल देखते हैं बेटा, एयर पोल्यूशन इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ppm बाई वॉल्यूम। एयर पोल्यूशन जो है वो, देखो एयर ज्यादातर शुद्ध है, ज्यादातर प्योर है, इसका मतलब इम्प्योरिटी वाले पार्टिकल बहुत कम है और प्योर वाले पार्टिकल बहुत ज्यादा है। इसका मतलब उसके कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पीपीएम का यूज करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन। ये क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इस पर 500 ग्राम ऑफ टूथपेस्ट containing 0.2 ग्राम ऑफ फ्लोराइड what is the concentration of fluoride? फ्लोराइड का कंसंट्रेशन अपने को बताना है बेटा। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, ppm इजिकल टू फ्लोराइड का मास कितना दिया है, मतलब देखो ध्यान से, सोल्यूट बहुत कम है, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, ppm लगा रहे हैं। तो ध्यान से देखो, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 0.2 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है टूथपेस्ट का कितना है 500 ग्राम।
पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2/5 इंटू 10⁻3, 5 चौक 20, मतलब 0.4 जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 0.4 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4, किसमें बेटा ppm में। एक और क्वेश्चन है, 1000 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट containing 10 ग्राम ऑफ कार्बोनेट what is the concentration of solution। देखो बेटा ध्यान से, 1000 ग्राम है और जबकि ये कितना है 10 ग्राम है, इसका मतलब सोल्यूट क्या है बहुत कम है। तो कंसंट्रेशन हम लोग किस में निकालेंगे ppm में निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ppm इजिकल टू मास ऑफ सोल्यूट कितना है 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूशन कितना है 1000 ग्राम, एक 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 0.01 ppm, 0.01 ppm आ जाएगा। दो कंसंट्रेशन टर्म हम लोग पढ़ लिए। तीसरा कंसंट्रेशन टर्म है बेटा, तीसरा कंसंट्रेशन टर्म है बेटा वॉल्यूम परसेंटेज और परसेंटेज बाय वॉल्यूम। या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा V/V, वॉल्यूम परसेंटेज या परसेंटेज बाय वॉल्यूम। सेम टू सेम है जैसे हम पहला डिफाइन किए थे मास को। जैसे यहाँ पर 100 यहाँ पर क्या होगा 100 वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में कितना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। 100 वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में 100 वॉल्यूम मतलब 100 ml भी ले सकते हो, 100 लीटर भी सकते हो, तो कोई भी 100 यूनिट होनी चाहिए। तो 100 यूनिट में 100 यूनिट ऑफ द सोल्यूशन में कितना यूनिट किसका प्रेजेंट है सोल्यूट का प्रेजेंट है, वही क्या होगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। जैसे अगर हम बात करें 100 ml ऑफ सोल्यूशन में 100 ml ऑफ सोल्यूशन में कितना ml सोल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम। कोई डाउट यहां पर, नोट कर लो बेटा डिफिनीशन। द वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूट, द वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूट, द वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूट in a particular unit present in 100 present in the 100 unit of the solution। मतलब सोल्यूट का कितना यूनिट प्रेजेंट है 100 यूनिट ऑफ द सोल्यूशन में, उसे हम क्या बोलते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम। जिसे यहां पर हम समझते हैं एग्जांपल के थ्रू, 10% बाय वॉल्यूम ऑफ एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा बेटा 10% बाय वॉल्यूम ऑफ एथिल एल्कोहल सॉल्यूशन मींस, इसका मतलब है 100 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में एल्कोहल का कितना वॉल्यूम है 10।
या 100 ml ऑफ सोल्यूशन में एथिल अल्कोहल का कितना वॉल्यूम है 10 ml। तो यहां पर लिखो बेटा 10 ml ऑफ 10 ml ऑफ एथिल अल्कोहल present in 100 ml of solution। अगर हम मानते हैं टोटल सोल्यूशन किस में दिया गया है ml में दिया गया है, जिसका मतलब ये 10 ml ऑफ सोल्यूशन मतलब 10 ml ऑफ एथिल अल्कोहल किस में प्रेजेंट है 100 ml ऑफ द सोल्यूशन में। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। नोट हो गया बेटा ओके। चौथा कंसंट्रेशन यूनिट है बेटा ग्राम ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर का आप क्या मतलब समझते हैं बेटा सिंपल सा है 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन में सोल्यूट का कितना ग्राम प्रेजेंट है मतलब 1 लीटर सोल्यूशन जो बना है उसमें सोल्यूट का कितना ग्राम प्रेजेंट है इसे हम बोलते हैं ग्राम पर लीटर। समझ में आ गया सोल्यूशन का कंसंट्रेशन मेजर करना है ग्राम पर लीटर में। इसका मतलब होता है कि 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में सोल्यूट का कितना ग्राम प्रेजेंट है। कोई समस्या ठीक है नोट करो बेटा the concentration of a solution in gram per liter refer to the amount of solute in gram present in 1 liter of the solution। मतलब 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन में सोल्यूट का कितना ग्राम प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं ग्राम पर लीटर। उसे कंसंट्रेशन क्या बोलेंगे बेटा ग्राम पर लीटर में। नोट करो इसके बाद हम लोग एक और यूनिट पढ़ेंगे 5वें नंबर पर मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है बेटा देखो जिसका भी मोल निकालना हो जिसका भी मोल निकालना हो उसका मोल अपॉन टोटल मोल। जिसे मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना है तो मोल सोल्यूट का लिखो अपॉन टोटल मोल। जैसे मान लो हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स मतलब जिसका तुम्हें मोल फ्रैक्शन चाहिए हो उसके मोल का नंबर ऊपर रखो टोटल नंबर से डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। जैसे देखते हैं यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन कंपोनेंट अपॉन क्या हो जाएगा बेटा टोटल नंबर ऑफ
moles in total number of moles in the solution। जैसे मान लो हमको सोल्यूशन, हमें जैसे मान लो सोल्यूट का मोल चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो कैसे निकालोगे बेटा? ध्यान से देखो। उससे पहले हम आपको एक चीज बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जैसे मान लो सोल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो ध्यान से देखो, सॉल्वेंट को हमेशा 1 से रिप्रेजेंट करेंगे या a से रिप्रेजेंट करेंगे, और सोल्यूट को हमेशा b से रिप्रेजेंट करेंगे या तो 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप इसको यहीं पर समझ लो बेटा। सॉल्वेंट सॉल्वेंट के कंपोनेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? या तो हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, या तो कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, या तो हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन सोल्यूट के कंपोनेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? या तो 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, या तो कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे, या तो हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये ध्यान दे रखना, ये ध्यान दिए रखना बेटा। तो ध्यान से देखो, तो हम यहां पर लिखने जा रहे हैं फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल ऑफ सोल्यूट मतलब बी अपॉन मोल ऑफ बी प्लस मोल ऑफ ए। इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल, इसको रिप्रेजेंट करेंगे मोल ऑफ ए से, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए से। तो देखो ध्यान से बेटा, ये हो जाएगा मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। कोई समस्या यहां पर? टोटल मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। इसको अच्छे से याद कर लो बेटा, बहुत काम देगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होता है? 1। तो बहुत सिंपल है, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसका मोल अपॉन टोटल मोल, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसका मोल अपॉन टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है? 1 होता है। जैसे हमने यहाँ पर सिंपल समझा दिया कि सॉल्वेंट को या तो हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, या तो कैपिटल ए से या स्मॉल ए से। सोल्यूट को हमेशा कैपिटल बी से, या तो 2 से, या तो स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई डाउट? ओके, इसको कंप्लीट कर लो, नोट कर लो बेटा इसको। और मोल फ्रैक्शन के ऊपर अभी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जल्दी इसको नोट कर लो। एक पॉइंट यहां पर और नोट करते हैं बेटा, अगर गैसियस मिक्सचर है तो वहां पर मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? लिखो बेटा, इन अ गैसियस मिक्सचर मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अपॉन क्या हो जाएगा? टोटल प्रेशर। तो गैस का अगर मिक्सचर दिया गया है, उसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अपॉन टोटल प्रेशर। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मोल फ्रैक्शन के ऊपर।
इसमें एक क्वेश्चन है बेटा, इफ इन अ गैसियस मिक्सचर, क्वेश्चन है बेटा, इफ इन अ गैसियस मिक्सचर पार्शियल प्रेशर इज 2 atm एंड टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज 10 atm, तो आपसे पूछ रहा व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन। सोल्यूशन इसका हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है बेटा, पार्शियल वेपर प्रेशर अपान टोटल वेपर प्रेशर। पार्शियल वेपर प्रेशर कितना है 2, टोटल कितना है 10, कितना आ जाएगा 1/5, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं 0.2। कोई डाउट इसमें? बहुत सरल है बेटा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, ये 44.8 लीटर SO2 गैस, 44.8 लीटर SO2 गैस दिया गया है और डिजोल्व हो रहा है 72 ग्राम ऑफ वाटर में, और आपसे कह रहा है एसटीपी पर है वैल्यू, और आपसे कह रहा है मोल फ्रैक्शन बताओ। SO2 को क्या बताओ बेटा, मोल फ्रैक्शन बताओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मोल बेटा। तो ध्यान से देखो, गैस का मोल निकालना है, वैल्यूम दिया गया, वो भी किस पर, एसटीपी पर। तो मोल ऑफ SO2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 44.8 लीटर अपॉन, इसको किससे डिवाइड कर देते हैं 22.4 लीटर से, कितना आ जाएगा 2 टाइम्स आएगा, ये आ जाएगा 2 मोल। दूसरा क्या, किसका मोल निकालना है, वाटर का। तो देखो ध्यान से बेटा, वाटर का मोल क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना दिया है बेटा 72 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है वाटर का 18। जिसको नहीं पता है वो देखे ध्यान से, H2O होता है, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 × 2 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 16, तो कितना हो जाएगा 2 + 16, कितना हो जाएगा 18। फिर भी आपको ये पता होना चाहिए। तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18, 18 से इसको डिवाइड करो, कितना बार जाएगा बेटा 18 × 4 = 72, कितना आ जाएगा 4 मोल, 4 मोल्स, 4 बार जाएगा। अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका मोल अपान टोटल मोल। इसका मोल कितना है बेटा 2, टोटल मोल कितना है 2 + 4, ये हो जाएगा 2/6, मतलब 1/3, ये आ जाएगा 1/3, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 0.333। आप ऐसे बढ़ते जाओगे, कोई समस्या? तो इस तरह मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन आते हैं, नोट कर लो बेटा इसको। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं बेटा मोल कंसेप्ट पर, मतलब मोल फ्रैक्शन पर। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ 40%, ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ 40% सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बाय वेट। बाय वेट का मतलब क्या समझ रहे हो बेटा, कि मतलब 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है। तो यहां पर देखो ध्यान से बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का वेट कितना दिया गया है 40 ग्राम, 40 ग्राम दिया गया है। और उसके बाद अगर इसका वेट 40 ग्राम है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, तो वाटर का वेट कितना होगा बेटा, वाटर का वेट होगा 100 ग्राम माइनस 40 ग्राम, कितना आ जाएगा 60 ग्राम आ जाएगा बेटा। तो हम मोल निकालते हैं किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना है 40 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 40 ग्राम। जिसको नहीं पता है वो देखिए ध्यान से बेटा, यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान से देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, एटॉमिक वेट कितना होता है 23, ऑक्सीजन कितना होता है 16, हाइड्रोजन कितना होता है 1, टोटल ऐड करोगे कितना आ जाएगा 40, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 मोल। इसी तरह मोल आप क्या निकालोगे, वाटर, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है 60,
ठीक है, और पानी कितना हो जाएगा 18। 18 को पहाड़ा पढ़ो 60 से ज्यादा ना हो, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। उसके बाद फिर कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, कितना हो जाएगा मोल। हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। तो इसका मोल कितना आया 1, टोटल मोल 1 प्लस 3.3 कितना आ जाएगा 4.3, ये आ जाएगा आंसर। नोट कर लो बेटा इसको। 6 कंसंट्रेशन है मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन 6 कंसंट्रेशन है मास फ्रैक्शन। इसे मान लेते हैं इफ मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू W1 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू W2 ग्राम, देन मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सॉल्वेंट का मास अपॉन टोटल मास। इसी तरह मास फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W2/W1 प्लस W2। ये तो हो गया मास फ्रैक्शन, तो उसका मास अपॉन टोटल मास। मास परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा, तो ध्यान से देखो बेटा, ये भी क्वेश्चन खूब ज्यादा पूछा जाता है। देखो फ्रैक्शन और परसेंटेज में बस इतना डिफरेंस होता है, इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा मास परसेंटेज। तो ध्यान से देखो बेटा, मास परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है मास फ्रैक्शन इंटू 100 इंटू 100। कोई समस्या, तो मास फ्रैक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। तो मास फ्रैक्शन इस तरह निकाल लेना और मास परसेंटेज आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, आंसर आ जाएगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसका सोल्यूशन देखो बेटा, ध्यान से, मास किसका दिया है, यहाँ पर KCl का मास दिया है और यहाँ पर वाटर का मास दिया है। वो आपसे पूछ रहा है मास फ्रैक्शन और परसेंटेज बताओ KCl का। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या आप निकालते हैं मास फ्रैक्शन ऑफ KCl। मास फ्रैक्शन ऑफ KCl इक्वल टू क्या हो जाएगा KCl का मास मतलब 36 अपॉन टोटल मास 36 प्लस 54, तो 36 अपॉन 0 हो जाएगा, 5 3 8 1 9 हो जाएगा, 36/90। देखो ध्यान से बेटा, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ये हो जाएगा 4/10, मतलब इसको लिख सकते हैं 0.4। ये आ गया मास फ्रैक्शन। और अपने का और क्या निकालना है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है मास फ्रैक्शन ऑफ KCl इंटू क्या बेटा 100, तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 100 इक्वल टू क्या आ जाएगा 40%। तो इस तरह हम लोग मास फ्रैक्शन भी कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग इतने कंसंट्रेशन
टर्म यहाँ पर पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला क्या था, पहला था मास परसेंटेज, दूसरा क्या था पार्ट्स पर मिलियन, तीसरा क्या था परसेंटेज बाय वॉल्यूम, और चौथा क्या था ग्राम पर लीटर, और उसके बाद पांचवा हम लोग क्या पढ़े थे मोल फ्रैक्शन। पांचवा क्या पढ़े थे हम लोग मोल फ्रैक्शन। 6 नंबर पे हम लोग क्या पढ़ चुके मास फ्रैक्शन। अभी इतने कंसंट्रेशन टर्म हो चुके हैं, अभी क्या क्या बचे हैं, अभी अपने को पढ़ना है बेटा मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, और क्या पढ़ना है 3 कंसंट्रेशन टर्म, ये हो गया। तो ये 3 कंसंट्रेशन टर्म हम आपको अगले टर्म पर डिस्कस करेंगे। जो बचे हुए कंसंट्रेशन टर्म है वो अगले टर्म पर डिस्कस किया जाएगा। ठीक बेटा, यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं, अगले टर्म पर कंसंट्रेशन टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट। वीडियो देखने के लिए बेटा धन्यवाद।